सर जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एथलीट को, हर क्रिकेटर को ये जरूरी है कि चार चीजें उसको फोकस करना पड़ेगा, चार चीजों की उसको जरूरत है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। एक तो उसका स्किल और टैलेंट, उसको उसको नर्चर करना है। देन फिजिकल फिटनेस, देन गेम प्लान, गेम स्ट्रेटजीज, और लास्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, उसमें एक चीज जरूरी होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अभी ऐसे ही बोला जाता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो ऑलरेडी, या रणजी लेवल पे खेल रहे हो, या आईपीएल लेवल पे खेल रहे हो, सो ऑलरेडी आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल है, इसलिए आप वो लेवल पे पहुंच गए हो। तो वहां पे ज्यादा मैटर क्या करता है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका साइकोलॉजी। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि 90% इज योर साइकोलॉजी एंड 10% इज योर अदर थिंग्स, जैसे स्किल हो, टैलेंट हो। तो ये बहुत जरूरी है, और जिसपे हम निग्लेक्ट आज तक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे आगे हमको ये बहुत सीरियसली एक कल्चर बनाना पड़ेगा। और ये दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम आने के बाद हम साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट ले या उस पर ध्यान दें। सर यूजुअली क्या होता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसा हो गया कि थोड़ा सा नर्वसनेस आ गया, उसका फॉर्म चला गया, उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, उसको इंजरी हो गया, ऐसा स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम आता है। कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब आप मैच खेल रहे हो और सडनली एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल 10 ओवर्स में 100 रन बनाने हैं, या फिर लास्ट ओवर, बॉलर को लास्ट ओवर बचा सिर्फ 6 रन मैच जीतने के लिए चाहिए अपोजिशन को, सो ये क्रिटिकल सिचुएशन। या फिर समटाइम्स स्लेजिंग, बहुत बार फाइट भी हो जाता है ग्राउंड पे। तो ये सब सिचुएशन जी में सर। हमको लगता है कि अपना मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। सर मैं एक चीज ऑब्जर्व किया, अपना फीमेल मतलब वुमेन्स का क्रिकेट टीम जो इंडिया का है, वो बहुत ही जी सर। टैलेंटेड लड़कियां है, कितना अच्छा खेलते हैं। ऐसे मैंने 3 टूर्नामेंट में देखा कि वो लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस टीम से उन्होंने लीग में हराया है और अच्छा प्रॉपरली हराया है, वही जी टीम उनको सेमीफाइनल या फाइनल में हराता है। सो दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट विथ टैलेंट और स्किल और फिटनेस, इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो अभी मेंटल टफनेस बोलते हैं, टफनेस मतलब क्या है कि आपको क्रिटिकल सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे फॉर्म ना हो, जैसे मैंने अभी बताया, या फिर स्लेजिंग हो रहा है, फाइट हो रही है, तभी आपको स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग इन द सेंस स्टेबल रहना है। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्रिकेट में यूजुअली क्या होता है, दो फेजेस रहते हैं, एक तो एक्टिव फेज और एक रिकवरी फेज। एक्टिव फेज मतलब क्या, मैं अगर बॉलर हूं तो मेरा रनअप शुरू हो गया, रनअप शुरू हो गया, मैंने रनिंग शुरू किया, मैंने बॉलिंग एक्शन किया, बॉल फेंका, डिलीवर किया, तो मेरा वो एक्टिव फेज था बॉलर का। वो मेरा एक्टिव फेज जी हो गया तो मैं तुरंत फील्डर बन गया। तो मेरा पूरा चेंज हो गया, मेरा मेरा एक रोल है वहां पे, रोल शिफ्ट हो गया। लेकिन एक बार फील्डर यस। मतलब वो बॉल कीपर के पास जाती है, फील्डर के पास जाती है, तो मैं मेरे रनअप पे चलने लगा, वो रिकवरी फेज हो जाता है मेरा। तभी मुझे बहुत एक मतलब ऐसा है कि मुझे स्टेबल भी रहना है, आगे की डिलीवरी के बारे में सोचना है, गेम के बारे में सोचना है, और मुझे न्यूट्रल में रहना है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कार्पे डीएम, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का एक प्रिंसिपल है, कार्पे डीएम, मतलब प्रेजेंट में रहो। आप पहले अगले बॉल पे छक्का मारा है वो मत सोचो, नेक्स्ट जी बॉल पे क्या करना है मत सोचो, मैं ये डिलीवरी कैसे बॉलिंग करने वाला हूँ, या फिर मैं बैट्समैन हूं जी तो मुझे ये बॉल कैसे खेलनी है वो सोचना है। मैं मैच जीतूंगा कि नहीं, मैं अभी टेंशन लूंगा तो मैं कभी नहीं जीतने वाला। मुझे ऐसा करना है, प्रेजेंट में रहता है। आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट, एंजॉय दैट मोमेंट एंड गिव माई मैक्सिमम परफॉर्मेंस। वो बॉल को क्या मुझे बात है जैसा सर। वो बॉल उसको डिलीवर करता है, मुझे उसको अच्छा जस्टिफाई करना है, मुझे मैक्सिमम एफर्ट्स लेने हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, क्रिकेट में और इंडिया, क्रिकेट में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो हर बॉल को, या बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है तो, या फील्डिंग करनी है तो भी मुझे परफॉर्मेंस अच्छा करना ही है। और यूजुअली क्या होता है, वी थिंक अबाउट द रिजल्ट। जैसे महेंद्र सिंह धोनी भी बोलते हैं कि आप रिजल्ट की चिंता मत बिल्कुल। करो, आप 100% दे दो। आप जीतोगे या हारोगे आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि इट्स अ टीम गेम, कभी कभी नसीब खराब हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसे है कि हम इंडिया हारते हारते बांग्लादेश के आगे हमने देखा कि हम जीत गए। तो ये होता है, तो आप प्रेजेंट में रहो, हल बॉल पे फोकस करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो ये सब चीजें आती है। हम एक तो फील्ड पे प्रैक्टिस करने की वजह से, जैसे जैसे क्रिटिकल मोमेंट मैंने बताया कि ये इवेंचुअली हम ट्रेन कर देते जी हैं। लेकिन हम ये देयर आर मेनी टेक्निक्स,
जैसे पॉजिटिव रहना, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाना, सेल्फ टॉक करके मोटिवेट करना खुद को। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। विजुअलाइजेशन का हम ऐसा फायदा कर सकते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, जैसे मुझे कोई नया स्किल, मुझे अगर कवर ड्राइव नहीं आता या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे स्क्वायर कट नहीं आता, तो वो सीखना है, तो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ। या फिर मुझे क्रिटिकल सिचुएशन का विजुअलाइजेशन करके मैं मेंटली टफनेस या मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये डजंट मीन कि मुझे फील्ड पे हर सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस मुझे आने ही वाला है, बट वो मैं इमेजिन करके, वो प्रेशर के थ्रू जाके एक ऐसा एक एक्टिंग करके खुद के मन में कि मैं ये प्रेशर से जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, तो ये सब करके भी हम बहुत अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने या मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो देर आर वेरियस मेथड्स एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। मतलब ये बहुत जरूरी है सर। यानी इन शॉर्ट में इसको, इस बात को मैं, आपने इतना बड़ा सब हम लोग को समझाया है सर, तो मेंटल टफनेस इज अ बेटर देन स्किल एंड टेक्निक, ये भी हो सकता है? सर। सर इट इज नॉट बेटर एक्चुअली। इस कैसे रहता है कि अगर हम एक बिरयानी बनाने जाते हैं, तो जी उसमें क्या होता है, राइस भी इंपॉर्टेंट है, मसाला भी इंपॉर्टेंट है, जी अलग फ्लेवर्स, उसमें जी पुदीना डालना भी जरूरी जी है। जी सो ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूट टू फाइनल प्रोडक्ट। जी सो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही सिर्फ जरूरत है, जी बट जैसे समझो सर, मैं अगर इंडिया के लिए आज सिलेक्ट हो जाता हूँ, जी मैं आज इंडिया खेल रहा हूँ, मैं क्यों सिलेक्ट हो गया? क्योंकि मुझ में वो कैपेबिलिटी है, मैंने परफॉर्म किया है, जी मैंने रणजी में कुछ तो सेंचुरीज बनाई रहेंगी, जी मैंने जी अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस किया रहेगा, इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया। अभी मैं वो लेवल पे ऑलरेडी खेल रहा हूँ, तो जी मुझे मेरा स्किल, मेरा टैलेंट वो है, मुझ में है, मेरा फिटनेस भी है, मैंने आज तक बहुत मेहनत की है। बट अभी सिचुएशन अलग है। हर बार धोनी बैटिंग के लिए आता है तो सिचुएशन अलग रहता है, हर बार विराट कोहली बैटिंग के लिए आता है, सिचुएशन अलग रहता है, हर बार बिल्कुल बुमराह बॉलिंग को आएगा, सिचुएशन। तो बिल्कुल वो सिचुएशन जो है, उस हिसाब से मुझे क्या प्लान करना है। मुझे जी अगर 2 बॉल पे 2 छक्के पड़ते हैं, तो मुझे तीसरा बॉल क्या करना है, वो मुझे याद रखना है कि ये डिलीवरी मेरा नेक्स्ट बेस्ट जाना चाहिए। जी मुझे वो बॉल पे फोकस करने, बी इन द प्रेजेंट, मतलब वो मोमेंट पे मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और सिचुएशन को क्रिटिकल, जैसे प्रेशर सिचुएशन से रहते हैं, उसको स्टैब, क्योंकि बहुत क्या होता है सर, ये अगर मुझे, जैसे मैंने बताया, 2 बॉल पे 2 छक्के गए तो मेरा एंग्जाइटी बढ़ गया, मेरा बॉडी लैंग्वेज होता है, मेरा बॉडी एकदम रिजिड हो जाता है, मेरा थिंकिंग चेंज हो जाता है, मैं एकदम कंफ्यूज हो जाऊं, क्योंकि कैप्टन क्या बोलेगा, टीम में जीतूंगा कि नहीं, बिल्कुल लोग क्या बिल्कुल बोलेंगे, मेरा परफॉर्मेंस। तो ये एंग्जाइटी जो होते हैं ना, वो अपने परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। जी सो मेंटल स्ट्रेंथ क्या काम में आता है, या मेंटल स्टेबिलिटी, आप वो सोचोगे ही नहीं, आपका डिलीवरी हो गया, मतलब वो अभी आप एक्टिव फेज में, रिकवरी फेज में, आप उसको भूल जाओ, पहले की बॉल गेंद को भूल जाओ, या पहले के शॉट को भूल जाओ आप, और अभी नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। तो ये, उसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी भी लगता है, थोड़ा मेहनत लेना लगता है, मतलब मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये जरूरी है कि आप जो कुछ मतलब आपका जो एक खेलने का तरीका है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका थिंकिंग है, वो अगले बॉल की, यार अगले मूवमेंट की वजह से वो चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर अफेक्ट बुरी तरह से नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पॉजिटिवली होना चाहिए। उसको लगना चाहिए मैंने ये बॉल यॉर्कर किया, अभी नेक्स्ट बॉल में मैं ऐसे ही डालूंगा और ये ऐसे ही गिरे। मतलब ये पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी जो है, वो ओवर द पीरियड, ये साइकोलॉजिकल बहुत सारे मेथड्स है, उसकी वजह से हम अचीव कर सकते हैं। नहीं मतलब सर। इट यस। इट इज ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जरूरी है, वो आप में ऑलरेडी है, बट ऑन फील्ड आपको परफॉर्म करने के लिए, अच्छे परफॉर्म करने के लिए, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए, या विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन परफॉर्म। नहीं सर, मैंने ये स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए यूज़ किया, जैसे कि आए दिन में हम लोग देखते हैं, क्या, धोनी सर की बात ले लो आप, या फिर बुमराह की ले लो, या मलिंगा की ले लो। मीन टेक्निकली और स्किल के हिसाब से देखे जाएगा तो कोचेस भी, तुम्हारा ये बराबर नहीं है, फॉलो थ्रू बराबर नहीं है, तुम्हारा शोल्डर आर्म तुम्हारा साइड आर्म से आ रहा है, या धोनी की बैटिंग की जो बैक क्लिफ जो है, ये सब स्किल और टेक्निक में आता है। बट मेंटल टफनेस भी आखिर वो लोगों को, मीन्स कोई फर्क नहीं गिरा सर उसका। यहाँ पे जरूरी है कि आपको खुद का क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं कवर ड्राइव मारूंगा तो मेरा बॉडी बराबर नहीं आ रहा है, मेरा शॉट ऊपर जा रहा है, मैं कैच आउट हो रहा हूँ। तो सचिन को भी ये प्रॉब्लम है, तो उसने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो उसने एक बार किसी कलीग को बताया कि मैं ये शॉट ये मैच में नहीं खेलूंगा, पर इतना कंट्रोल था, माइंड पे कंट्रोल क्या था और बात है बॉडी पे सर। कंट्रोल था, कि उसने डिसाइड किया कि मैंने ये मैच में ये शॉट नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये शॉट पे मैं आउट हो रहा हूँ। तो ये जी जो स्ट्रेंथ है, वो खुद को एनालाइज करके, सॉल्यूशन करके, मतलब ये स्टडी करके ये लोगों ने किया। उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया, बट इवेंचुअली व्हाट दे डिड वाज मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल ट्रेनिंग। सर, ये बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। सर, किस एज से इसका प्रैक्टिस करना चाहिए?
सर जैसे हमने बोला अभी हम किड्स से शुरू करते हैं। जी जैसे शुरू गेम होता है तो बच्चे यूजुअली क्या होता है कि वो खेलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको भी आपका तरीका भी मैंने देखा कि बच्चों को आप उनको एंजॉय करने दो, फ्रीडम दे दो, लेट देम एंजॉय। उनको बहुत मतलब इनिशियल फेज में उनको सिर्फ मोटिवेट करना है, उनको पॉजिटिविटी देनी, उनको बोलना है कि आप सिर्फ मतलब जीतना ये आपका ये नहीं है, मतलब ये आपका इंटेंशन नहीं है। आपको अच्छा खेलना है, एंजॉय करना है। और यूजुअली क्या होता है, बच्चों को हम बोलते हैं कि तू मैच हार गया, तू ऐसा खेला, गलत खेला। जी तो सर। बच्चों के सामने यूजुअली निगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी है। उनको बोले कि तू आज का परफॉर्मेंस कैसा हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आज नहीं खराब खेला, अभी अगले मैच में तू अच्छा खेलने वाला है। तो उनको मोटिवेट करना जरूरी है। उनको एक अलग टाइप से हैंडल करना पड़ता है मतलब किड्स को। और बहुत साइकोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि उनको हारने की आदत होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर मैच जीते। कोई भी चैंपियन हो, कोई भी क्रिकेटर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हर बार जीतेगा। चांस ही नहीं है, यस। ऐसा नहीं होता है। तो हारने की वजह से क्या होता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि एक पेशेंट के बारे में डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ गया, तो हम वो सोचते हैं, हम लिटरेचर निकालते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या डायग्नोसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी सर्जरी का रिजल्ट बराबर नहीं आता है। तो हमको उसको उसको रिसर्च करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम आता है, तो वो हम करेक्ट करते हैं नेक्स्ट सर्जरी में, नेक्स्ट पेशेंट में। हर एक को ये करना पड़ता है। तो बच्चों को बेसिकली क्या होता है कि उनको मोटिवेट करना है और उनको पॉजिटिविटी देनी है, उनको हारने को भी आना चाहिए। मतलब हार वो कैसे लेते, वो आगे स्ट्रांग होने वाले, मेंटली स्ट्रेंथ उनको भी आने वाली है। और उनको बेसिकली एंजॉय करने को देना है। बट मे बी मुझे लगता है कि अर्ली स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों को सिर्फ मोटिवेट पॉजिटिविटी करना जरूरी है। बाद में मे बी आफ्टर 15 years ऑफ एज, जैसे उनको समझने लगेगा कि क्या होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मतलब क्या है, उसका फायदा क्या है, अगर वो उसको सीरियसली ले रहा है गेम को, उसको हाईएस्ट लेवल पे खेलने का उसकी इंटेंशन है, उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको यस प्रोफेशनली एथलीट होना है, तो ये जरूरी है, ये शुड बी पार्ट। मतलब अभी बहुत सारे मेथड्स है, बट ये उसके ट्रेनिंग में ही होना चाहिए सर। मुझे लगता है कि बच्चों को अर्ली एज में, जिसका उसका मैच्योरिटी देख के थोड़ा बहुत हम एज वाइज थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। बट 15 एंड अबव, जैसे 15 एंड अबव जाता है तो उसको एक टारगेट होना चाहिए कि इंडिया के लिए अंडर 19 खेलना है। तो अगर आपको वो लेवल पे खेलना है तो ये दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। सर इसमें पेरेंट्स का भी रोल इम्पोर्टेंट है। यस सर, पेरेंट्स का रोल ये जरूरी है कि फर्स्ट वो कोचिंग में ज्यादा इन्वॉल्व, मतलब निगेटिवली ना हो। ये यस पहले जरूरी होता है। आपने भी देखा है, हमको एक्सपीरियंस है कि हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए या हार्दिक पांड्या बन जाए। सो हर एक इंसान, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन अलग होता है, उसके क्वालिटीज अलग होते हैं। वो किसी में बहुत अच्छा हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, और किस एरिया में वो नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो मुझे लगता है जस्ट आप अपने बच्चे को देखना चाहिए एज अ पेरेंट, जब भी वो खेलना शुरू करता है उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसको टैलेंट कितना है। आप कोच के साथ डिस्कस कर, बहुत पेरेंट्स को मतलब अनबायस, मतलब आपको सोचना चाहिए, मतलब कोच के साथ डिस्कस करके आपको उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे एंजॉय करो, हारने का भी आप प्लान, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ये सपोर्ट होना चाहिए। और जैसे ही वो आगे जाएगा तो उसको, मुझे लगता है कोई पेरेंट्स, बहुत बार ऐसे होता है कि हर बार लगता है कि अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट है स्पेशली, तो पेरेंट्स को लगता है हर मैच जीतना चाहिए। बट एक साइकोलॉजी में ऐसे ही बोले थे कि अगर आपको किसी को बताना है जीतो या हारो, तो आपको खुद को फेस से जाना पड़ेगा। सो एज अ पेरेंट, मैं अगर खेलता हूँ, जैसे मेरा बच्चा अगर बैडमिंटन खेलता है, तो मुझे भी तो बैडमिंटन खेलना पड़ेगा। तो मुझे एज अ पेरेंट मुझे समझ में आएगा कि वो इतना इजी नहीं है, किसी को हराने के लिए अपने को कितना मेहनत लेती। मतलब ये जो चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली अपने को एसेस करनी चाहिए कि उसका टैलेंट क्या है, उसका लेवल क्या है, देन उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और वो डेडिकेट, मतलब बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे ऑटो बायोग्राफीज खुद पढ़ते हैं, मतलब शेन वॉन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह का, ये सब बुक्स पढ़ के आप उनको गाइड करने की कोशिश करो, उनके पॉजिटिविटी लाएंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, तो उनको फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बताते हैं, तो ये है। सर, इसका कैसा फायदा होता है सर? सर वही क्या क्या होता है सर, स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा सा डर लगता है। जैसे इंजुरी भी हो गया तो मुझे टीम से बाहर निकालेंगे, फिर मैं टीम से बाहर जाऊंगा तो किसी और को चांस मिलेगा, तो मैं बाद में टीम में मुझे प्लेस, इनसिक्योरिटी हो जाता है। फिर स्ट्रेस, परफॉर्मेंस का भी स्ट्रेस रहता है। या फिर मैं जस्ट जस्ट इंजरी से आया हूँ खेलने के लिए, तो मुझे अभी परफॉर्म सर करना है, पहली मैच है,
पहला मैच है तो हर बार बोलेंगे अरे तुझे स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग बैठे हैं बाहर वेटिंग में। तो ये यस। जो स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप का स्ट्रेस रहता है। तो जी। वो स्ट्रेस बेसिकली एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको वो स्ट्रेस, हम एक मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आपको स्पाइनल लेवल पे लेना है, यहाँ पे तक जी। नहीं लेना है। जी। स्पाइनल लेवल पे मतलब स्पाइन तक, मतलब आपको दिमाग पे वो उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जी। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि स्ट्रेस में मैं बहुत परफॉर्म कर सकता हूँ, ऐसे भी बहुत स्टोरीज है कि वाह। कोई कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन, उनका मैक्सिमम मतलब जो परफॉर्मेंस हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जैसे को भी लीजिए, उन्होंने जो बहुत सारे मैचेस जो जीता है, वो ऐसे सिचुएशन में आगे उनको आना पड़ा कि पहले के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, सिचुएशन ऐसा आ गया कि विकेट्स भी नहीं है, और एक मतलब अच्छा रन रेट से बैटिंग करना है। तो ही इज द एक आइडियल, हमारे पास एक पर्सन है, मतलब एक मॉडल, रोल मॉडल है अपने लिए, कि जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने को सिखाया, उनके बुक में बहुत अच्छी तरह मेंशन किया, उनके ऊपर जो बुक है। तो वही बोलते कि आप स्ट्रेस मैनेज, मतलब आप स्ट्रेस को अगर मैनेज कर सकते हो तो चैंपियन बन सकते हो। स्ट्रेस मैनेज, स्ट्रेस क्यों आएगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, परफॉर्मेंस अच्छा करना है। बट आप उसको यूटिलाइज करके आप प्रूव करो कि मैं वो स्ट्रेस ले सकता हूं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। जब जिस दिन आप वो लेवल पे जाओगे तो चैंपियन बन जाओगे। सर ऐसा भी होता है, विनर और चैंपियन में यही डिफरेंस है। विनर एक बार जीत गया, एक बार उसने इंडिया के लिए खेला, लेकिन बाद में पता नहीं किधर गायब हो गया। बट चैंपियन जो है, वो ये सब सोचता है, स्ट्रेस आ गया तो क्या करना है, स्किल डेवलप करना है तो क्या करना है, स्पेशली साइकोलॉजिकल, मतलब जो स्ट्रेस मैनेज करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो चैंपियन बनेगा, और वो लॉन्ग, मतलब लंबे टाइम के लिए टीम में रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और एस्टेब्लिश हो जाएगा। सर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं, आपने तो इतनी अच्छी बात बता दी हम लोग को, तो मैं आपके डीवाई पाटिल एकेडमी के बारे में ही बात करना चाहूँगा। सर, आपके यहाँ भी एक विजय सर है हमारे, देन यस सर। अभी कुरविला है, प्रवीण तांबे है, जो एक यस सर। यस सर। अपने आप में एक हिस्ट्री है, अपने आप में एक मैनेजमेंट है उनका। विजय सर को इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी क्रिकेट का उनको शौक, उसमें अपने आप को मैनेज करते हैं। अभी कुरविला सर है, और सर प्रवीण के तो बारे में आप तो जानते हैं, आपको शायद मिलना भी हुआ रहेगा, आपके साथ में इंटरेक्ट काफ़ी हुआ रहेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर पहले तो मैं डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी और डीवाई पटेल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मुझे काम करने को चांस मिला। वहाँ से मैं 2004 से मैं वहाँ पे हूँ। नाउ आई एम एज अ प्रोफेसर। तो ये बहुत मेरे लिए, मेरा एक आज तक का जो करियर है, जो मेरा पैशन है क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए, मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। और इसके लिए मैं डॉक्टर विजय पाटिल सर जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और उनसे हमको पर्सनली भी मुझे बहुत सीखने को मिला कि हार्ड वर्क क्या होता है। जैसे उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम एस्टेब्लिश किया, इतना बिजी होते हुए भी खुद खेलते हैं। उनका जो पैशन है, वो स्टेडियम देख के ही पता चलता है कि इतना, नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बन गया। और इट इज नॉट ओनली फॉर हिम, इट इज फॉर अस। बेसिकली उनका जो पैशन है खुद का, उन्हें स्टेडियम किया, बस स्टेडियम आके, मतलब ये बाकी स्पोर्ट्समैन को कितना फायदा हुआ, नवी मुंबई के लोगों को फायदा हुआ। जैसे हमारे डीवाई पाटिल स्टेडियम में हर साल डीवाई पाटिल इंटर, मतलब इंडिया लेवल का एक T20 टूर्नामेंट होता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे खेल के गए, हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला उनको, उनकी इंजरी मैनेज करने का, उनको मिलने का, उनका एक एटीट्यूड क्या रहता है, उनसे बहुत सीखने का। जैसे अभी कुरुविला जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनकी वजह से भी हमको बहुत फायदा हो गया। बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ हमारा उनकी वजह से इंटरेक्शन हो गया। उनके उनमें भी जो जैसे कूल काम एक पर्सनैलिटी है, मतलब मैनेज करना है, टीम को मैनेज करना है। जैसे डीवाई पाटिल ए टीम इज चैंपियन टीम बी, और मैं उनके साथ खेला भी, मुझे ये भी फायदा हुआ कि ऑन फील्ड वो कितना मोटिवेट करते हैं, कितना मतलब एक फोकस्ड रहते हैं, और कितना अच्छा टीम को मैनेज करते हैं एज अ कैप्टन। और प्रवीण तांबे तो आपको पता है, ही इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट हिज टैलेंट, बट उसका मेंटल फिटनेस। प्रवीण तांबे इज अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर अस 35-40 में पहुंच गए हैं, और जिनको लगता है अभी मेरा क्रिकेट खत्म हो गया, अभी मैं कैसे यस। खेलूंगा, तो उनके लिए प्रवीण तांबे इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जस्ट इमेजिन, ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले कैरिबियन लीग। इंडिया में पहले कोई भी नहीं खेला है, और वो भी एट द एज ऑफ 48 ईयर्स। तो दिस इज नॉट ओनली ऑल्सो। सर एवरी क्रिकेटर, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन 35-40 के बाद, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर का भी देखा, ये इंजुरीज होना, फिटनेस का प्रॉब्लम आना, ये होता ही है। बट फिर भी आदमी ये डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, पैशन से खेलता है एट द एज ऑफ 48।
और परफॉर्म करता है, इट इज नॉट ओनली गोइंग एंड कमिंग बैक, बट परफॉर्म करना, एस्टैब्लिश होना, विनिंग चैंपियन टीम का एक पार्ट होना, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। तो मुझे लगता है कि ये हमको सीखना चाहिए, हर एक प्लेयर से अपने को सीखने को मिलता है, वो छोटा हो बड़ा हो। तो एक हमको देखना चाहिए डिटर्मिनेशन, पैशन, और उसको भी प्रॉब्लम्स आए रहेंगे, उसको भी इवन एट द एज ऑफ एट दैट एज प्रॉब्लम आती है, बट उसको ओवरकम करके प्रूव करना ये बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए प्रवीण तांबे आई फील उसकी वजह से पूरे इंडिया को एक ये मिल गया, एक लेसन मिल गया, एक ये मिल गया, रोल मॉडल मिल गया कि आप अच्छा करो, किसी भी उम्र में आप किसी भी लेवल पे जाके परफॉर्म अच्छी तरह से कर सकते हो। सर अक्सर मैंने एक पाया गया कि क्रिकेटर इंजर्ड होने के बाद में जब उसका नेक्स्ट सीजन चालू होता है या उसके बाद में रिहैबिलिटेशन के बाद में आते हैं, तो उनमें काफ़ी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और वो बैकफुट पे ही जाना चालू हो जाता है सर। आई मीन यस क्रिकेट सर। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बैकफुट पे जाना। हाँ, तो पीछे उसको मीन जो उसका जो एग्रेशन था, जो उसका मीन्स पहले जो बोल्डली जो आता था, वो उसमें हाँ। कम दिखाई देता है सर। तो ये नेगेटिव थॉट जो उसके दिमाग में आते हैं, तो उसको कैसा मैनेज किया जाए सर? सर यूजुअली क्या होता है, जैसे इंजरी हो गया या पैंडेमिक हो गया, अभी खेल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो निगेटिव थॉट्स आना जरूरी है। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी बनाया था। तो निगेटिव थॉट्स, क्योंकि हमारा माइंड जो रहता है ना, यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते रहते तो अपनी निगेटिव चीजें ज्यादा आती है हमारे माइंड में। तो अब हमको अपने माइंड को ऐसा ट्रीट करना पड़ता है कि बाबा निगेटिविटी हमको कम करनी है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है। हम निगेटिव यूजुअली क्या करना है कि निगेटिव, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, ये किसी के साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे सेल्फ टॉक, जैसे और एक निगेटिविटी ऐसा भी रहता है कि मैं ये स्पेसिफिक बॉल पे आउट हो जाता हूँ। जैसे मैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये एक स्विंगिंग बॉल आता है, जैसे आउट स्विंग आता है, तो मैं उस पे आउट हो जाता हूँ, ये भी निगेटिविटी है, जैसे डर लगता है। तो ये क्या होता है, लेकिन हमने पहले भी उसी बॉल को अच्छी तरह से खेला है, मैंने स्ट्रोक्स लगाए हैं, मैंने रन्स बनाए हैं। तो हमको ये निकालना है मन से कि मैं वो खेल नहीं सकता, मैंने अच्छा खेला है। सो देर आर वेरियस टेक्निक्स जो निगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए, जैसे विजुअलाइजेशन। आपको यस सर। अपनी अच्छे अच्छे जो परफॉर्मेंसेस है, जैसे बैटिंग किसी ने 100 किया हो, 50 किया हो, कोई मैच जिता के दिया हो, किसी बॉलर ने अच्छा परफॉर्म करके हैट्रिक भी लिया हो, या फिर विकेट्स लेके अपने टीम को जिताया हो, तो वो हमको विजुअलाइज करना है, बार बार अपने दिमाग में वो फिट करना है। निगेटिविटी मतलब क्या होता है कि अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको जी। हमको अच्छा करना है। एक रूडी वेस्टर करके एक वेस्ट इंडियन टीम के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका एक बुक है, उन्होंने ये मेंशन किया है, विव रिचर्ड्स के करियर में भी होके गया है, ये सबके करियर में होने का चांस होता है। ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं कि जिसको प्रॉब्लम नहीं आया हो। तो विवियन रिचर्ड्स को भी ये प्रॉब्लम आया था कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज में उनके रन नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने उनके साथ एक सेशन किया, उनको सब मतलब बैठ के डिस्कस किया कि क्या है, आउट ऑफ द फॉर्म आउट हो रहे, तो ये डिस्कस किया क्या प्रॉब्लम है। तो उनका भी ऐसा होता है निगेटिव सेल्फ इमेज, मतलब कॉन्फिडेंस कम होना, निगेटिव टीम मैं कैसे खेलूंगा, मुझे नहीं हो रहा है, ये सब चीजें थी, ये अपने ब्रेन में ज्यादा आ जाती है। तो उसको धीरे 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 हटा के ऐसा करना है, न्यूट्रल करना है पहले, क्योंकि अपनी पॉजिटिव सब मोटिव, मतलब खुद के माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करना है, खुद के पॉजिटिव इनिंग्स याद करनी है, सेल्फ टॉक करना है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं आई विल ट्राई टू गेट एक्सेलेंस। ये सब कर कर करके उनकी सेल्फ इमेज इंप्रूव किया, और फिर वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो देर आर मेनी टेक्निक्स जिससे आप निगेटिविटी को ट्रीट कर सकते हो। मतलब एक है कि आपको निगेटिविटी को बाहर निकालना है, पॉजिटिविटी को भर देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप योगा में भी बहुत टेक्निक्स है, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारे चैंटिंग कर सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो, और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन से बहुत फायदा होता है। आप पॉजिटिव हो जाते हो। आपका अगर स्किल अच्छा करना है तो स्किल बढ़ाने में, स्किल डेवलप करने में भी फायदा हो जाता है। और प्रेशर सिचुएशंस का भी आप इमेजिन करके आपके ब्रेन को ट्रीट कर सकते हो। जैसे विजुअलाइजेशन का और एक फायदा होता है, जैसे स्ट्रोक प्ले है, तो वो मसल मेमोरी हो जाता है, मसल में जी। वो फिक्स हो जाता है। तो एक तो फिजिकली आप करते हो तो वो तो होता ही है, बट जैसे आप ऐसे सिचुएशन है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पैंडेमिक आ गया, या स्पेसिफिक आप इंजर्ड हो, आप बेड पे लेटे हो,
आपको डॉक्टर ने बोला 2 महीना आपको आराम करना है, तो आप ये विजुअलाइज करके आपके मसल मेमोरी को आपको रीएक्टिवेट करके वो ब्रेन में उसको ताजा रिफ्रेश रख सकते हो। जब भी आप डायरेक्ट खेलने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तो नया खेल रहा हूँ, या फिर वो मसल मेमोरी एक्टिवेट होके आपको वो बहुत फायदा कर सकती है। सो देयर आर मेनी वेज आप निगेटिविटी को निकाल के आपको पॉजिटिविटी को रिप्लेस कर सकते हो। सर क्रुशियल मोमेंट में क्या कर सकते हैं? सपोज अगर क्रुशियल मोमेंट आ जाती है तो उस वक्त मेंटल टफनेस कैसा होना चाहिए हमारा? ये सर, अभी बॉलर है, बैट्समैन है, कैप्टन है, इनको हर एक को क्रुशियल मोमेंट को मैनेज करने के लिए आना चाहिए। मतलब सक्सेस इज ओनली ऑन हाउ यू मैनेज क्रुशियल मोमेंट। जैसे मैंने बोला चैंपियन, जी। चैंपियन इज द पर्सन हु कैन मैनेज क्रुशियल मोमेंट्स, स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। तो अगेन आपको हर बार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो सिचुएशन में मुझे क्या करना है। अगर कैप्टन है तो ये बैट्समैन कैसे खेल रहा है, मुझे मेरा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। अगर स्पिन को अच्छा खेल रहा है तो फास्ट बॉलर को लाओ या कोई ऐसा करो। मतलब आपको वो सिचुएशन में रिमेन इन द प्रेजेंट, कार्पे डिएम, मैंने जैसे बोला धोनी का एक जो प्रिंसिपल है, आपको वो प्रेजेंट में रहना है, वहां पे फोकस करना है कि वो सिचुएशन में क्या जरूरी है। आप रिजल्ट के बारे में सोचना चाहोगे तो फिर वो एकदम स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो मोमेंट में क्या करना जरूरी है, सामने वाले को मुझे आउट करना है तो ही मैं मुझे मैच जीतने का चांस है। तो आप बॉलर को बात कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आप यू वॉट एवर यू डू बेस्ट फ्रॉम योर साइड, जो तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस करो। जो मैं एज अ बॉलर करूंगा वो भी बेस्ट करूंगा, एज अ बैट्समैन भी मुझे करना है। वो सामने वाली नेक्स्ट वाली जो गेंद आ रही है, जो बॉल मुझे बॉलर कर रहा है, मुझे वो अच्छा खेल के उस पर रन्स बनाने हैं। तो ये बेसिकली आपको रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, यू हैव टू रिमेन इन द प्रेजेंट। इसके लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहते हैं, प्रेशर जैसे आपने बताया। और नॉन क्रिकेटर्स बहुत, मतलब मैंने वीडियोस भी देखे हैं, जैसे माइकल जॉर्डन, ये वो लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर्स भी वो बैठे हैं और वो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको ये रिकवरी फेज में करना है। जैसे एक्टिव फेज मैंने बताया, जैसे आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग स्ट्रोक कर रहे हो, वो एक्टिव फेज हो गया क्रिकेटर का। आपकी जो रिकवरी फेज में आपको ये सब सोचना है। आपको आपके ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकते हो, ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, कुछ तो चैंट कर सकते हो। अभी मैंने ये भी वीडियो देखा है कि वीरेंद्र सहवाग गाना गा रहा है, ही इज बिल्कुल। टेकिंग अ स्टांस, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो गाते गाते उसने छक्का लगाया। सो दीज पीपल हैव मेड देयर ओन टेक्निक्स। सो आपको एक खुद का एक टेक्निक बनाना है कि स्ट्रेस कम कैसे करना है, क्रूशियल मोमेंट को कैसा फेस करना है। सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है मुझे। इसके बाद में चलते हैं हम लोग सर, हमारे कम्युनिटी क्वेश्चंस होते हैं जो व्यूवर्स है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो जानना चाहते हैं। यस और सर। हमारे क्रिकेट ग्राफ के तरफ से और हमारे पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से मैं आपको ये सवाल करने जा रहा हूँ सर। साहिल दाभोलकर आपको पूछ रहे हैं, हाउ कैन यंग स्टूडेंट मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस? सर आप जैसा बनना चाहते हैं। यस, यस, मुझे लगता है पहले जरूरी है कि आपको खुद को स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सर ने बोला बेसिकली मेरे बारे में कि मैं खेल चुका हूँ, फॉर्चुनेटली मैं स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ। डीवाई पाटिल की तरफ से मुझे खेलने को चांस मिला, मैंने बहुत सारे अच्छे लेवल के क्रिकेटर्स के साथ खेला है, तो ये मुझे फायदा हुआ। और उसका मुझे एज अ एज अ क्रिकेटर, एज अ पेशेंट, मुझे बहुत सारी इंजरीज होके गए खुद को भी, और एज अ डॉक्टर मैं तीनों एंगल से वो इंजरी की तरफ देखता हूँ। तो आप खुद अगर अच्छा एक मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए, क्या डिमांड्स है, क्या क्या इंजरीज होती है। आपको ये इंटरेस्ट है, पैशन है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इंडिया में भी अभी ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जैसे एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन। आप एमबीबीएस हो गए तो एमबीबीएस के बाद एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन कर सकते हो। एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन मतलब एक 3 साल का एक कोर्स रहता है, जिसमें इट इज नॉट ओनली अबाउट इंजुरी मैनेजमेंट इज ओनली 5 to 10%, बट देर आर मेनी थिंग्स लाइक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। जैसे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। सो देर आर मेनी थिंग्स, जैसे बायोमैकेनिकल, बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, लैब्स रहते हैं उसमें। तो आपको ये करना उसमें होता है कि एथलीट को, not only cricketers but any individual sport person or even a team game like a football player, anyone, any cricketer athlete, उसको आपको एनालिसिस करके उसको उसमें दो इंटेंशंस रहते हैं, उसको इंजरी ना हो इसलिए उसको इंजरी प्रिवेंशन के लिए उसको ट्रेन करना होता है, उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना होता है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, अपकमिंग है।
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है, बट अभी हो रहा है बिकॉज क्रिकेट स्पोर्ट्स इज इंक्रीजिंग. सो मुझे लगता है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में, नेक्स्ट 5 years में हर टीम के साथ एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी पड़ने वाला है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको. रोहन तटकरे पूछ रहे हैं, व्हाट हैव बीन मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट इन स्पोर्ट्स? असाइनमेंट आपके इन द बारे सेंस में, व्हाट? असाइनमेंट व्हाट मतलब हैव यू एग्जैक्टली बीन, हाँ, चैलेंजिंग असाइनमेंट इन स्पोर्ट्स मीन्स जैसे कि आपने मेरे ख्याल से आपके बारे में पूछ रहे हैं सर, कौन सा असाइनमेंट आपको चैलेंजिंग रहा लाइफ में? हाँ, मतलब एज अ स्पोर्ट्स, मतलब एज अ डॉक्टर. एज अ डॉक्टर. यस, यस, गुड क्वेश्चन. फॉर्चुनेटली मुझे डीवाई पाटिल स्टेडियम में काम करने का चांस मिला. जैसे आईपीएल टूर्नामेंट के टाइम हमारा एक मेडिकल रूम रहता था और वहाँ पे हम स्पोर्ट्स इंजरी मैनेज करते थे डेडिकेटेडली. स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में ये फैसिलिटी है फॉर्चुनेटली, तो हम वहाँ पे. तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, जैसे हाई प्रोफाइल एथलीट को आप ट्रीट कर रहे हो. जब भी कोई आता है, जैसे मोहम्मद कैफ हमारे मेडिकल रूम में आया था, तो हमने उसको एग्जामिन किया, उसको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखा, उसको एक पैर पे जख्म भी थी, उसको हमने स्टिचेस भी लगवाए. तो ये एक हाई प्रोफाइल एथलीट को मैनेज करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है बिकॉज उनका अलग ही रहता है. मतलब नॉर्मल पेशेंट और एथलीट और क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, इनका पूरा थिंकिंग का जो मतलब एटीट्यूड है, या फिर उनको परफॉर्मेंस करना है, वापस जाना है, वापस तुरंत जाके कुछ प्रूव करना, ये जो रहता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. सो बेसिकली प्रोफेशनली हमको स्पोर्ट्स पर्सन ट्रीट करना इज अ चैलेंजिंग, और फॉर्चुनेटली मुझे वो चांस मिला बिकॉज ऑफ डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम. सर आकाश पूछ रहा है आपको, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर फास्ट बॉलर इन सफरिंग हैमस्ट्रिंग इंजरी? हैमस्ट्रिंग इंजरी के बारे में पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा सर ये इंजरी रिकवरी के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. हैमस्ट्रिंग इंजुरी इज वेरी कॉमन. सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी हम देखने जाएंगे तो हैमस्ट्रिंग इज वेरी कॉमन. बहुत सारे बॉलर्स को हमने देखा है कि ऑन फील्ड, जैसे मैंने ऐसे भी देखा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को हैमस्ट्रिंग इंजुरी के लिए वो आउट ऑफ द टीम था, वापस टीम में आया और फर्स्ट ओवर में, पहली या दूसरी गेंद में फिर से स्ट्रेन हो गया. सो दिस इज वेरी कॉमन. हैमस्ट्रिंग इंजरीज बिकॉज ऑफ ओवर यूज, सम मसल्स आर टाइट, मतलब हिप के आसपास के मसल्स अगर टाइट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं है. और हैमस्ट्रिंग का खुद का स्ट्रेंथ अगर आगे के मसल, क्वाड्रिसेप्स करके मसल रहता है, और हैमस्ट्रिंग मसल, ये जो जो दो मसल ग्रुप है वो नी के ऊपर काम करते हैं, नी के फंक्शन के लिए. तो क्वाड्रिसेप्स ज्यादा स्ट्रांग है और हैमस्ट्रिंग कमजोर है, उस हिसाब से उसको इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग भी बोलते हैं. बट इन शॉर्ट, अगर हिप के आसपास के जो मसल्स है वो टाइट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम है, या हैमस्ट्रिंग अगर खुद वीक है, उस पर स्ट्रेन आ रहा है, स्पेशली क्या होता है फुटबॉल प्लेयर्स या फिर प्लेयर, जैसे मैंने बताया कि जो बॉलर्स है जिनका नी स्ट्रेट लैंड होता है फास्ट बॉलिंग में, जैसे जोफ्रा आर्चर और बुमराह, ये दोनों का मैंने बॉलिंग एक्शन देखा, तो उनका फ्रंट फुट जो लैंड होता है वो नी स्ट्रेट से लैंड होता है, और तभी हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा स्ट्रेच आता है. तो वो बॉलर्स में हैमस्ट्रिंग इंजरी होने का चांसेस ज्यादा रहता है. तो वहां पे क्या करना है आपको, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने हैं. मतलब हिप के जो हिप के अराउंड के मसल्स टाइट है, उनको स्ट्रेचिंग करना है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथ बढ़ा है. बट एक्यूट फेज जाने के बाद इट टेक्स अराउंड 10 days to 2 weeks टू हैमस्ट्रिंग, जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हुआ है उसको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. उसके बाद जैसे फिजियो के गाइडेंस से आप धीरे 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 उसका रिहेबिलिटेशन शुरू कर सकते हो. बट टेक्स यूजुअली लॉन्ग टर्म लगता है. ग्रॉइन इंजरी और हैमस्ट्रिंग का रिकवरी के लिए थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो इट टेक्स अराउंड 4 to 6 weeks टू रिकवर. बट ये जरूरी है कि फिर से आप फिजियो से फिटनेस टेस्ट कराओ और फिर उतरो, क्योंकि जो रिकरेंस होता है ग्रॉइन और हैमस्ट्रिंग में, उसमें हम देखते हैं कि जो इंजरी, जिनको पहले 80% ऑफ द पीपल, मतलब जिनको हैमस्ट्रिंग इंजरी होता है, 80% लोगों को पहले हो चुका होता है, या अगले हफ्ते में उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग किया है, या फिर एज ज्यादा है, 30-35 के ऊपर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे वेरियस कॉजेस है. बट इन शॉर्ट, रिकवरी के लिए करना पड़ता है, और एक बार फिटनेस मिलने के बाद कॉशियसली आपको आना है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर, जैसे लोअर लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, खेलोगे, आपको फिटनेस प्रूव हो जाएगा, वहां पे आपको लग रहा है कि अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी रिकवर हो गया है, देन आप ऊपर के लेवल पे, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल सकते हो. बट हैमस्ट्रिंग एंड ग्रोइंग इंजरीज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्रिकेटर के लिए,
फिजियो के लिए एज वेल एज डॉक्टर के लिए, तो थोड़ा सा स्लो रहता है, बट रिकवरी हो जाता है रिहैबिलिटेशन से। बट रिकरेंस हो रहा है तो अलग स्ट्रैटेजी यूज करके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बदल के कॉन्सेंट्रेट करके फिर हम फिटनेस अचीव कर सकते हैं। ग्रेट सर। डॉक्टर कुणाल कटारिया पूछ रहे हैं आपको, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इज दैट गुड करियर ऑप्शन? यस, आपको अगर उसके बारे में पैशन है, आपको एथलीट्स को ट्रेन करना या बच्चों को ट्रेन करना अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ फिटनेस इज वेरी एनकरेजिंग। आगे के समय में बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है कि स्कूल में भी बच्चों को फिटनेस सिखाया जाए, कॉलेज के स्टूडेंट्स को एज अ करिकुलम, मतलब उनके एक एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। एंड देन यू कैन इन योर प्राइवेट सेटअप, और आप पर्सनली भी किसी को ट्रेन करना है, किसी को फिटनेस के लिए गाइड करना है, तो आप कर सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ फॉर, जैसे आपको पता है पैंडेमिक की वजह से मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब, लोग मतलब ओबीज हो रहे हैं, मतलब उनके वजन बढ़ रहा है, उनका फिटनेस स्टैंडर्ड खराब हो रहा है। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हेल्थ, इम्प्रूव हेल्थ इज वेरी एनकरेजिंग, अच्छा है, और उसमें भी आप अच्छा काम करके आपका नाम कमा सकते हो। सर ऋषि शर्मा पूछ रहे हैं आपको, द मोस्ट हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स यू हैव वर्क विथ सो फार, में हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स के साथ में आपने अभी तक का, सर मेरे ख्याल से डीवाई पाटिल है, सभी हाई प्रोफाइल यस, क्रिकेटर है उधर, प्लीज। यस, बिकॉज ऑफ डीवाई पाटिल क्रिकेट एकेडमी एंड स्टेडियम, मैं 2004 में एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन किया, तो मैं टीम के साथ ही रहता था, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेज करता था। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि टीम में प्लेयर की कमी है, तो मैंने, जैसे हमारे क्रिकेटर्स प्रवीण तांबे, स्वप्निल अश्नोडकर पहले खेलते थे डीवाई के लिए, तो ये लोगों के साथ एज अ टीम मेंबर भी मैंने मतलब मैचेस खेले हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट T20। तो एक मुझे अच्छा एक चांस मिला कि मेरा क्रिकेटिंग टैलेंट, जो कुछ मेरा स्किल है वो उसको दिखाने के लिए, प्लस उनके साथ रह के उनका जो क्रिकेट की तरफ एटीट्यूड है, फिटनेस की तरफ एटीट्यूड है, लाइफ की तरफ एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो सीखने को मिला। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स के साथ मुझे खेलने का चांस मिला, उनके इंजुरीज, उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने का चांस मिला। तो आई वॉज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे मैं एक फिजियो के साथ काम करता था, जहाँ पे टीम जाएगी उनके साथ में जाता था, उनके साथ रहता था, उनके, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे मतलब बिकॉज ऑफ माई पैशन एज अ क्रिकेटर, एज अ डॉक्टर, मैंने बहुत एंजॉय किया। और एक उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो मुझे उनकी वजह से पता चल गया। मतलब ये वो लेवल पे खेलना है तो कितना स्ट्रेसफुल रहता है, परफॉर्म करना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये लोग कैसा मैनेज करते हैं। तो एक चांस मिला बिकॉज ऑफ इवन डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट की वजह से बहुत सारे आउटसाइडर क्रिकेटर्स भी आ गए, बहुत बार हमको उनको ट्रीट करना पड़ा, ऑपरेशन भी करने पड़े डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिला, जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि हाई लेवल एथलीट्स, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स की इंजरी मैनेज करने का, और उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो गया बहुत लोगों के साथ, और उसका भी मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल मतलब एक एज अ करियर भी मुझे बहुत फायदा होगा उनका। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन अभी आपके मेरे क्रिकेट ग्राफ और हमारे हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कि ये सर, आपकी जर्नी में किन किन लोगों का सहयोग रहा? आपके आपने क्रिकेट स्टार्ट किया फ्रॉम कोल्हापुर, यस सर, वहाँ आप तंदुरुस्त चेशक खेल चुके, आप डिस्ट्रिक्ट खेल यस सर, चुके एज अ गुड लेग स्पिनर, जो मैं जानता हूँ आपके बारे में अच्छे, तो यस, वहाँ के भी आपके कोच रह गए, फिर उसके बाद में ये जर्नी चलते चलते आप डॉक्टर बन गए, फिर डीवाई में आ गए, तो इस यस जर्नी सर। के बारे में। और सर थोड़ा एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सब मैं इसके लिए बोलता हूँ मल्टी टैलेंट, इसके बोलता हूँ आप गाते भी बहुत अच्छा, आप परफॉर्म करते हो, थैंक यू सर, तो थैंक यू सर, सर थैंक इसके यू। बारे में थोड़ा, और जो जो डॉक्टर्स के साथ में काम किया हूँ उनके बारे में थोड़ा हाईलाइट्स करना चाहोगे सर आप? यस सर। सर मैं 9th 10th में था, तभी मैंने थोड़ा क्रिकेट सीरियसली खेलना शुरू किया। कोल्हापुर में अनफॉर्चुनेटली इतना फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं था, बट स्टिल मैंने खेलना शुरू किया, तो इनिशियल डेज में बहुत सारे लोकल सीनियर क्रिकेटर्स ने हेल्प किया। फिर मैं एक बार जब भी
मेरे ब्रदर्स, मतलब वो जो दोनों क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब ऊपर के लेवल पे मैं खेल पाया, क्योंकि वो दोनों भी क्रिकेट खेलते थे। बड़े भाई डॉक्टर है और सेकंड इंजीनियर, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करने की वजह से मैंने थोड़ा सीखा और परफॉर्म किया। मेन चीज क्या होगी, मैं जब मेडिकल एडमिशन लिया तो थोड़ा टाइम कम पड़ता था, लेकिन मैं फिर भी यूनिवर्सिटी कैंप के लिए सिलेक्ट हो गया था। उसके पहले मैंने सिकन आइडू खेला था जब भी मैं 10th 11th में था। तो सिकन आइडू के टाइम ऐसा भी हो गया था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसी समय एक्चुअली हुआ था ये कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली मुंबई टीम से आए थे, और हमारा मैच मतलब टूर्नामेंट जो था सिकन आइडू स्टेट लेवल, वो पुणे में था। बट अनफॉर्चुनेटली उनके अगेंस्ट खेलने का हमको चांस नहीं मिला। बट उसके बाद मैंने क्रिकेट कंटिन्यू किया, मेडिकल एडमिशन हो गया। मेडिकल एडमिशन के बाद मतलब 93 94 में मेरा यूनिवर्सिटी कैंप के लिए भी सिलेक्शन हो गया था। तभी जो हमारे कोच थे, शशि घोरपड़े करके, बहुत सीनियर कोच थे कोल्हापुर में। एंड वो हमेशा मुझे बोला करते थे कि तुम स्पोर्ट्स मेडिसिन करो, स्पोर्ट्स मेडिसिन करो, बहुत अच्छा ब्रांच है, तुम डॉक्टर भी होने वाले हो, तो ये बहुत अपकमिंग ब्रांच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी ऐसा एक कंसेप्ट भी नहीं था इंडिया में। अभी ये लास्ट फ्यू ईयर से कंसेप्ट आ रहा है, और वहाँ पे हमको पता भी नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। बट फॉर्चुनेटली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, मैं मुंबई में आ गया। एंड डीवाई पाटिल की वजह से मुझे क्रिकेट खेलने का, क्रिकेटर्स के साथ रहने का और इंजरी मैनेजमेंट का चांस मिल गया। सो बहुत लोगों ने, जैसे डीवाई पाटिल में आपने जो पहले बताया कि ये सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बट मुझे लगता है कि मुंबई में मैं जब भी बॉम्बे हॉस्पिटल में था और मुंबई में जब भी आया, तो डॉक्टर अनंत जोशी करके जो वेरी प्रोमिनेंट ऑर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर है, जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स को ट्रीट किया, बीसीसीआई के ऑफिशियल डॉक्टर भी थे। देन डॉक्टर दिनशॉ पारडी वाला, एक जो बहुत बड़े ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर है, इनके साथ काम करने का चांस मिला। एंड मतलब बहुत ये लोग इतना डेडिकेटेडली काम करते हैं और हाई प्रोफाइल एथलीट्स को ट्रीट करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस, उनके साथ रह के मतलब मुझे पर्सनली मेरे करियर के लिए बहुत ही फायदा हो गया। एंड आपने जो बोला कि मेरे बारे में, मेरे क्वालिटीज है, मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत बार कर चुका हूँ, करता रहता हूँ। बट मुझे लगता है कि बेसिक, जैसे यंगस्टर्स को मुझे एक ही बताना है कि एक ही प्रिंसिपल इसके पीछे है, कि आपको जो भी कुछ करना है वो आपको डेडिकेटेडली करना है। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टेज पे गाना गाने का है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और लोग ताली बजाएंगे। ये कंसेप्ट आप रखोगे तो आप कभी अच्छा परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। तो मुझे अगर वो गाना गाना है सबके सामने, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सुर ताल के लिए मेरे प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे वो गाना एक 10 बार 50 बार 100 बार सुनना पड़ेगा। एंड देन मैं रिहर्स करना पड़ेगा, मुझे वो सुर आ रहा है कि नहीं, मेरा टैलेंट जो स्किल है वो मतलब उस पर हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इट इज नॉट इन ओनली फॉर सिंगिंग, दिस कंसेप्ट इज फॉर एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। जैसे जैसे पहले ही मैंने बताया कि विनर है, चैंपियन है। चैंपियन होने के लिए बहुत सारा मतलब उसके लिए हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन करना पड़ता है। तो एक ही कंसेप्ट में बताना एक ही चीज, प्रिंसिपल में बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ करना चाहते हो तो पूरा 100% करने की कोशिश करो। तो यू मे नॉट बी ए सुपरस्टार, मैं सुपरस्टार सिंगिंग स्टार या फिर मैं बॉलीवुड एक्टर नहीं बन पाऊंगा शायद। बट मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने स्टेज पे 100% किया, और जो मुझे देखते हैं उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, उन्होंने मेरे लिए ताली बजाई, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं जो स्टेज, ये सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार बनोगे कि नहीं, सुपरस्टार बनोगे, वो अपने हाथ, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। बट अच्छा परफॉर्म करके मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे जो मोटिवेशन लाइफ में पॉजिटिविटी मिलती है, वो ज्यादा जरूरी है। सर बहुत सारी बातें, और ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से कहीं भी एंड होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। और सर यस सर। मैं आपको मेरे क्रिकेट ग्राफ के तरफ से और हमारे जो को स्पॉन्सर्ड है हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के बारे में, उनके तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चलते चलते सर आप हमारे टीम को क्या कहना चाहोगे, जो क्रिकेट ग्राफ की टीम को? और मैं एक रिक्वेस्ट मेरी कि आप एक अच्छे गाने के साथ में सबका मूड बना दे सर। यस सर, श्योर। लेकिन पहले मैं क्रिकेट ग्राफ और जलाल सर आपका सर मेरा शुक्रगुजार नहीं, हूँ। मेरे आप टीम का, मेरी टीम सर, पूरी टीम है पूरे मेरी। टीम मैं का, जी बिल्कुल। क्रिकेट ग्राफ की पूरी टीम, और आप जलाल सर आपका धन्यवाद। क्योंकि मुझे ये
एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मेरे जो मतलब नॉलेज है, मेरा जो कुछ है, मेरा प्रोफेशनल बोलिए या फिर जो नया कंसेप्ट, मतलब जो मैं नया सीख रहा हूँ और लोगों को जी मैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एज अ क्रिकेटर, एज समवन हु वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, कुछ अचीव करना है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो एक लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे जो आपने एक चांस दिया, मौका दिया, उसके लिए क्रिकेट ग्राफ के पूरे टीम का और आपका सीरियसली, मतलब तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और एंड में एक गाना मैं पेश करना चाहूंगा। जी जैसे सर। जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक गाना मॉडिफाई किया था, मुझे एक गाने मॉडिफाई करने में बहुत बड़ा मजा आता है। तो ऐसा है कि जैसे क्रिकेट ग्राफ और पूरा टीम जो है, ये अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए गाना गा रहे हो, तो ऐसे सोच के हम ये गाना सुनेंगे। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हर, और सुनी सी लगे तुम्हें क्रिकेट की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर थैंक ग्रेट, यू। आप आए और हमारे साथ में इतने व्यूवर्स के साथ में आपने बातचीत की, और चलते चलते आपने कहा कि भाई कभी अलविदा ना कहना, तो मैं ज़िंदगी में आपको अलविदा नहीं कहूँगा सर, आपको दोबारा लौट के यही आना है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर, एज ए डॉक्टर, एज अ मेंटोर, एज अ मेंटली जो साइकोलॉजिकल के बारे में हमने जो बात की सर, आपकी हर वक्त ज़रूरत लगेगी, और ये क्रिकेट ग्राफ ऐसा ही बढ़ता चलेगा, और आप जैसे बढ़ोगे सर, आपके पीछे हम भी बढ़ रहे हैं, और यस। हमारी शुभकामनाएं देते हुए ऑल द बेस्ट टू यू सर। गो हैड, कीप इट अप, और स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस क्रिकेट ग्राफ की तरफ से। और सर ऐसा ही आपकी हर वक्त हमको ज़रूरत लगेगी, और हम आपको बुलाते रहेंगे। यस। धन्यवाद श्योर सर। श्योर श्योर। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।